नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आज आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स जिसके एग्जामिनेशन आज बहुत नज़दीक आ चुके हैं, एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, तो इससे रिलेटेड आपको एक ऐसा पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिसे आप मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर या फिर पेपर लीक वो भी कह सकते हैं। जो भी आपको कहना हो आप उसे कहिए। आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। इस पेपर का उद्देश्य बस इतना है कि आपको पेपर में जो एग्जामिनेशन में पेपर आने वाला है उस पेपर से बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का ये मॉडल पेपर आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपने अभी अपनी तैयारियों को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है तो एटलीस्ट आप इस पेपर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। बाई चांस आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने मिल जाएंगे या फिर यही वाले क्वेश्चंस मिल जाए या इससे मिलते जुलते सेम नंबर, बस नंबर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने के बाद ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, सभी के लिए अवेलेबल है। मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला। ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आइए देखिए, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपके दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में मैट्रिसेस है, पार्ट बी में आपके लिए ज्योमेट्री है, ठीक है। तो हमें मैट्रिसेस देखना और ज्योमेट्री देखना है, ठीक है। तो मैट्रिसेस में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है और ज्योमेट्री में क्या क्या कवर करना है। ज्योमेट्री इज अ ब्रॉड पोर्शन, काफी लंबा चौड़ा पोर्शन है ज्योमेट्री। तो जितने क्वेश्चन बताऊंगा उतने क्वेश्चन सॉल्व करके ज्योमेट्री में जाओ, श्योर सक्सेस मिलेगी। मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस कर लोगे, यहाँ बताया जितने भी क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिए तो इससे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए के मैथमेटिक्स में जिसमें हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स में आपको पहले क्या करना है, सारा डिफिनीशन याद कर लेना है, ठीक है। सारी डिफिनीशन आपको मैट्रिक्स में एटलीस्ट याद कर रखनी है कि डिफिनीशन अगर आए और उनका एग्जाम्पल पूछे तो वो हम लिख के आ जाएं, ठीक है। अगर आपसे डिफिनीशन पूछता है तो आप डिफिनीशन जरूर लिख के आइए। इसके लिए आप सारे डिफिनीशन को एटलीस्ट याद कर लेंगे। कौन कौन से डिफिनीशन है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नल और जीरो है, रो और कॉलम मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी, निलपोटेंट, पीरियोडिक मैट्रिक्स। आप कोई भी टॉपिक उठाइए, कोई भी बुक आप उठाइए, आप बुक कोई भी उठाएंगे सारे डिफिनीशन आपको उसमें देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत हार्ड नहीं है, पहले डिफिनीशन याद करने से फायदा ये होगा जो छोटे छोटे नंबर आएंगे करने वाले वो आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि सर ये डिफिनीशन हो गई। इसके बाद डिफिनीशन और आगे बढ़ाओगे तो डिफिनीशन में देखो ये चीजें भी हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है। यहाँ तक डिफिनीशन है मैट्रिसेस की। आपको डिफिनीशन पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने बाकी चीजों पर अभी तक तैयारी नहीं की है तो पहले आप मैट्रिसेस से स्टार्ट करिए और कम से कम डिफिनीशन याद करिए ताकि जो शुरुआत के छोटे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस अरेंज किए हैं, आप इन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। इसका जो सोल्यूशन होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको। इसका जो सोल्यूशन होगा, इस पूरे पेपर का सोल्यूशन आपको हमारे वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम लिंक दी गई है उस टेलीग्राम पेज पे आप जाइएगा। सारा सोल्यूशन आपको वहाँ फिजिक्स का गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है और हम लोग अभी आपको आज या कल में केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करा देंगे। तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं इन सबके डिटेल्ड सोल्यूशन आपको वहाँ दिए गए हैं, ठीक है। इसीलिए इसे गेस्ट पेपर या फिर मॉडल पेपर के नाम से या फिर पेपर लीक के नाम से बोला गया है, ठीक है। देखिए आगे, अच्छा क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक एंड इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। मतलब कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए और बी का मल्टीपल भी सिमेट्रिक होगा। ये तभी होगा जब ए और बी आपस में क्या कर रहे होंगे, कम्यूट कर रहे होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके लिए होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, शो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी इट्स सिमेट्रिक। बी डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज निकाल दिया गया है, ठीक है। बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एच ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बी डैश ए बी ये मैट्रिक्स जो लिखी गई है बी डैश ए बी ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो पेज दिया हुआ है उसमें अवेलेबल है, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जानी है, ठीक है। देखिए नीचे अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ए हर्मिशियन है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन में क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाते हैं आपसे कि मैट्रिक्स दी रहेगी, बताना होगा कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, यूनिटरी है, हर्मिशियन है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है। तो मैंने एग्जांपल वो वाला दिया है आपको जो एग्जाम में आने होने होते हैं। जैसे कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आप 12th में करते थे, तो यहाँ बात कहाँ चलती है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन पे चलती है, यूनिटरी पे चलती है, आइडेम्पोटेंट पे चलती है, ऑर्थोगोनल पे चलती है, कॉन्जुगेट पे चलती है। तो वहां वाले क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, हर्मिशियन पे ट्राई करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा हर्मिशियन के लिए क्या कंडीशन आपको दिखाया गया वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम, कितना है सम, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो मैट्रिक्स लिखी गई है इसको दो मैट्रिक्स के सम में लिखना है जिसमें एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन तो जरूर कराया जाता है।
ठीक है, इसकी भी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन सिमिलर आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चंस किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप किसी भी कॉलेज से हो, बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो मैट्रिसेस का पेपर होने वाला बिल्कुल ऐसा ही होगा। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उनको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस जो होते हैं उनको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। दो फॉर्म कौन कौन से होने चाहिए? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि ए यूनिटरी है। अगर ए यूनिटरी है तो दिखाइए कि ए का इनवर्स भी यूनिटरी होगा। ए यूनिट डिफिनीशन सारे पावरफुल होने चाहिए। देखो मैट्रिसेस ऐसा पेपर है जिसमें आपको अगर डिफिनीशन याद है तो आप क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफिनीशन नहीं याद है, किसी को यूनिटरी नहीं पता है, तो वो पहला लाइन लिखेगा कैसे कि ए यूनिटरी होने की कंडीशन क्या होती है, फिर दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करना कैसे है, उसको पता ही नहीं है सारी चीजें। ठीक है, तो कम से कम डिफिनीशन अगर अच्छे से याद कर लोगे तो फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ने का तरीका तुम्हें मिल जाएगा। तो ए इनवर्स भी यूनिटरी होगा। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ? आगे दिया हुआ है फॉर विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहां से रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन बनता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन दो बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो सबसे चुटपुटिया क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है जिसमें आपको बी की वैल्यू बतानी है बस। रैंक 2 है तो पक्का इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, क्योंकि रैंक 2 होती है तो रैंक 2 अगर है तो उससे एक ज्यादा का डिटरमिनेंट 0 होता है। अगर यहाँ 3x3 है, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स बना हुआ है और रैंक 2 है तो पक्का इस 3x3 का डिटरमिनेंट 0 होगा। डिटरमिनेंट 0 कर दो तो बी की वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना आसान है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे सिखाई भी जाती हैं, जिसके लिए हम लोग अथर्व 2.0 बैच भी लेके आए हुए हैं, जिसका रिन्यूअल, जिसको अभी लॉन्च किया जाना है। 22 जुलाई से बैच स्टार्ट हो जाएगा और आपके लिए सारी चीजें वहां ऐप अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि लेट्स स्टडी इंडिया के नाम से ऐप भी है। ठीक है, तो चीजें आपको क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से वहां सिखाई जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। मैट्रिक्स ए दिया था, इसका रैंक 2 था, तो बताना था कि इसमें बी की वैल्यू क्या होगी। तो जितना भी रैंक होता है उससे एक ऑर्डर ज्यादा कर दोगे तो उतने का डिटरमिनेंट 0 होता है। ठीक है, इसलिए आपको इस वाले क्वेश्चन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कर देंगे आप। चलिए आगे, रैंक में 2 क्वेश्चन करिएगा। 2 क्वेश्चन कौन कौन से करोगे? 2 क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले रैंक निकालने के लिए एक्लॉन फॉर्म पढ़ लेना। कौन सा पढ़ोगे? एक्लॉन फॉर्म पढ़ना। ठीक, रैंक निकालने के लिए 2 फॉर्म है पढ़ने हैं। कौन सा पढ़ना है? एक्लॉन फॉर्म पढ़ना है, और एक फॉर्म कौन सा पढ़ना है? नॉर्मल फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, 2 फॉर्म पढ़ने हैं, एक्लॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। ये 2 फॉर्म पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है। ज्यादातर चांस रहेगा कि नॉर्मल फॉर्म से करने के लिए आपसे पूछ देगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगले क्या है? आगे क्या पूछा हमसे? आगे पूछा हुआ है, हाँ देखो ये क्वेश्चन आया ना, नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ दिया। रिड्यूस द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। किसमें? नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद इसका रैंक भी बताना है। तो रैंक बताने के लिए आपको नॉर्मल फॉर्म और कौन सा फॉर्म पढ़ना है? एक्लॉन फॉर्म पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, इसके भी सोल्यूशन, जो इसका सोल्यूशन होगा वो भी हमारे उसी टेलीग्राम पेज पे जो पीडीएफ दी गई है आपको, उसमें अवेलेबल है। ठीक, आप उसको देखिएगा, सीखिएगा कैसी चीजें की गई हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन, देखो ई ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो भी हो सकता है, एलिमेंट्री कॉलम भी हो सकता है। तो चाहे रो को बदल दो, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, ये सारी चीजें होती है ना। और C से भी होता है, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 होता है, सारी चीजें होती हैं। तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर भी इसका रैंक निकालने आना चाहिए आपसे, बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से। तो आपसे नॉर्मल फॉर्म और एक्लॉन फॉर्म ही पूछने वाला है। ये तो मैंने इसलिए दिया है ताकि आप क्वेश्चन कर लें, कहीं बाय चांस क्वेश्चन आ गया तो आप उसको भी छोड़ के ना आए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा हुआ? वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर बोल रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, वेक्टर्स 2 तरीके के होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है कि 2 वेक्टर दिए हुए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, नहीं लिखे जा सकते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सारी चीजें जो आप, अब देखो जो बच्चे नए होंगे जिन्होंने हमसे कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक, वो ये सारी चीजें कभी जान नहीं पाएंगे। ठीक है, कि कितनी शॉर्ट तरीके से भी आप इन चीजों का आंसर दे सकते हैं। मैट्रिसेस ऐसा है जो आगे कंपटीशन में भी पूछता है। ठीक है, मैट्रिसेस ऐसा चैप्टर जो आगे कंपटीशन में पूछता है, लेकिन कंपटीशन में आपको रैंक निकालना, ये निकालने के लिए उतना टाइम नहीं होता। वहां 1-1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उन सबके लिए क्या चाहिए? ट्रिक चाहिए। वो ट्रिक कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ कंटिन्यू तरीके से जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जब सेट ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने की बात आती है तो मैट्रिसेस सबसे अच्छा तरीका होता है। सेट ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने की बात आती है तो मैट्रिसेस सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें हम लोग होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब होता है जिसका राइट साइड 0 होता है। तो ये दो पहचानोगे कैसे? सिंपल तरीका है। अगर आप इक्वेशन ही नहीं पहचान पाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? अगर राइट साइड 0 है तो होमोजीनियस है, राइट साइड 0 नहीं है तो नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी आपको दिया, देखो राइट साइड 0 है, 0 है, 0 है, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आपको पता होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये गेस्ट पेपर है, इसका पूरा सोल्यूशन आपको पेज में दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मैंने और दे दी ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर ले, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कर जाइए। ठीक, नॉन होमोजीनियस
सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में क्या रहेगा, देखो राइट साइड जीरो नहीं है, -3 -2 और 7, ठीक है। आर नॉट कंसिस्टेंट, दिखाना है कि कंसिस्टेंट नहीं है मतलब सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कंसिस्टेंट नहीं है मतलब सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, हमें ये दिखाना है। तो कंडीशन क्या होती है वो बताया गया है। अभी देखो इसमें बोला कि ये कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन तब सॉल्व देम, ठीक है। कंडीशन ये बताना है कि ये जो इक्वेशन दिए गए हैं कंसिस्टेंट नहीं है, तब इन्हें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है कि क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक। आगे देखिए अगले में क्या है क्वेश्चन में, बाय द यूज ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व दिस इक्वेशन। हमें देखो फिर से इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, इक्वेशन दिया हुआ, मुझे इसे सॉल्व करना है बाय द यूज ऑफ मैट्रिसेस। वैसे ही ax इक्वल टू बी के फॉर्म में करके सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में ट्राई करोगे तब सॉल्व हो जाएगा, जहां a की जो वैल्यू है वो 1 1 और यहां से निकलेगी, यहां से 2 5 और 7 से निकलेगा, 2 1 और -1 से निकलेगा। उन सबको हम यहां फिट करेंगे। एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड वाली वैल्यू रहती है और बी वाले में राइट साइड रहता है, 9 रहेगा, 52 रहेगा और 0 रहेगा, 9 52 और 0, ठीक है। हम इसी तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं जो आपको इंटर से आज तक सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से क्या क्वेश्चन बनता है। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में क्या है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट लिखना है, जो कि लैम्डा के टर्म में लिखते हैं, याद आया, इंटर में पढ़ा, लैम्डा के टर्म में कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिखे जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट लिखना तो सिंपल होता है, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 होता है ना, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, वहां से क्या करते हैं लैम्डास की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, वहां से वैल्यू निकालते हैं लैम्डा की। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को दिखाता है। तो आपको किसी भी मैट्रिक्स के लिए दोनों चीजें लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। आगे डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट लिखने हैं और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर लिखना है, तो दोनों चीजें आपको करनी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। सेम क्वेश्चन उसी तरीके का, ताकि दो आप सॉल्व कर पाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलना ही मिलना है, श्योर है। आप इसको पढ़ते हैं तो पहले क्या होता था, लॉन्ग में जो क्वेश्चन बनते थे वो 12 नंबर के बनते थे, और 12 नंबर का अकेला एक क्वेश्चन किससे बनता था, कैले हैमिल्टन थ्योरम से बनता था। तो अभी भी क्वेश्चन जो होगा वो 8 नंबर मैक्सिमम तो आना ही आना है। तो क्या होने वाला है, कैले हैमिल्टन थ्योरम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इससे आप जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, इसके यूट्यूब वीडियोज भी बहुत अवेलेबल होते हैं, ठीक, आप उनको देखिए, पहले अपनी तैयारी पूरी करिए, और जो क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जाए उससे आपको फायदा होता है तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में क्या अपना ही नाम लिख देना भाई, मेरा नहीं लिखोगे, अपना ही लिख देना, ठीक है। द कैले हैमिल्टन थ्योरम देखो, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें दी गई है, ये मैट्रिक्स दी गई है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, मतलब वही लैम्डा वाला इक्वेशन लिखना है, ठीक है। एंड वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय ए एंड हेंस ऑब्टेन ए इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन प्योर है, ट्रू है कि एग्जाम में आना ही आना है। एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा मैट्रिसेस के फॉर्म में, बोला जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, ये ए से सेटिस्फाई भी होता है, और ए से सेटिस्फाई होने के बाद अगर होता है तो इसका इनवर्स भी निकाल के दिखाइए उसी मेथड से, ठीक है। आपको इंटर की बुक उठाएंगे उसमें भी होगा ये, बीएससी की बुक कोई भी उठा लो उसमें भी होगा ये, ठीक है। और जो टेलीग्राम के में हम लोग पेज में प्रोवाइड करा रहे हैं सोल्यूशन, तो उसमें ऑलरेडी है ही, ठीक है। आगे अगला क्या है, ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सिंपल बात। वैसा ही मैंने क्वेश्चन एक और दे दिया था, कैले हैमिल्टन थ्योरम तक तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, ठीक। यहां तक का जो पार्ट था वो मैट्रिसेस का था, देखो ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप बैठेंगे तो 2 दिन की तैयारी आपकी लगेगी और 2 दिन में आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। हालांकि सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, तो आप डिफिनीशन याद करिए और क्वेश्चंस को बारी बारी से लगाते चलिए, और थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी करिए। इतने क्वेश्चन भी लगाने के बाद आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं बीएससी में, जो कि सेकंड सेम की मैथमेटिक्स है, ठीक है। देखिए पार्ट बी ज्योमेट्री में मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, पार्ट बी ज्योमेट्री में आपको बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि बच्चे इसी में हेजिटेट होते हैं कि सर ज्योमेट्री कैसे आनी है। तो ज्योमेट्री में भी क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के सेट ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ दिए गए हैं कि उन्हें ही पढ़ो, टारगेट करके बस आप वैसे ही क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए। ज्यादा अच्छा लग रहा तो ऐसे ही क्वेश्चन दिख जाएंगे, थोड़ा सा खराब भी रहा तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने के बाद आपको क्वेश्चन उसी फॉर्मेट के दिख जाएंगे, ताकि आपका दिमाग उसी पे काम करे। पार्ट बी ज्योमेट्री जो है, तो सबसे पहले टॉपिक हम जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपको यूनिट 1 में नहीं लेके जाएंगे, हम आपको यूनिट 1 में लेके नहीं जाएंगे, जिसमें हम ट्रेसिंग ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो कर्व बनते थे उनको ट्रेस करते थे, तो वो करने वाला काम छोड़ो अभी, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम बहुत हमारे पास है, तो हमें ऐसे टॉपिक कवर करने जिनसे हम अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होगी आपकी द कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन से, ठीक है। यहां से पढ़ना डायरेक्शन कोसाइन वगैरह से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो डायरेक्शन कोसाइन, कोऑर्डिनेट्स और प्रोजेक्शन से क्वेश्चन एक बनेगा। तो मैंने इन सब के क्वेश्चंस बारी बारी से ऐड किए हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, सो दैट द स्ट्रेट लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय, जिनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं दिखाना है कि राइट एंगल पे हैं। ये 2 स्ट्रेट लाइन है जिनके डायरेक्शन कोसाइन से दिए हुए हैं, राइट एंगल की क्या कंडीशन होती है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें देखिएगा मैंने कैसे से सॉल्व करके आपको दिखाया है, ठीक है। आगे देखिए
क्वेश्चन क्या है, सो दैट द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर गिवन बाय दिस परपेंडिकुलर, मतलब फिर से वही 90 डिग्री है और फिर से ऐसे दिया हुआ डायरेक्शन कोसाइन दिया हो। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, मेरा तरीका देखिएगा वहाँ कि कैसे वो चीजें सॉल्व करके मैंने आपको दिया हो, मैंने कौन सा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया है। हो सकता है मे बी इसके डिफरेंट सोल्यूशन हो, लेकिन मैंने कौन सा सोल्यूशन आपको दिया ये ज्यादा मायने करता है, उससे लगाना चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन और डायरेक्शन कोसाइन्स एल एम एन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, एंगल निकालना इन दोनों लाइंस के बीच जिनके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा। ठीक है, आगे चलिए, ए बी सी डी जो है वो पॉइंट्स हैं। देखो ए बी सी डी सारे पॉइंट्स हैं, हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ सी डी ऑन ए बी, सी डी का प्रोजेक्शन ए बी पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन अ वेक्टर बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, ए डॉट बी अपॉन बी होता है, ए डॉट बी अपॉन क्या होता है, बी होता है, मॉड ऑफ बी। प्लेन में आते हैं, हमने आपको पहले क्या पढ़ा है, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा है। डायरेक्शन कोसाइन के बाद ज्योमेट्री में अगली टॉपिक आप प्लेन पे आइएगा। ठीक है, जब आप प्लेन में आएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हो, जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़िए और यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाने भी हैं। एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी को सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज द पॉइंट पी क्यू आर इज सेंट्रोइड है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगा, देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो इस प्लेन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करता है, वही लैम्डा वाला कहानी। ठीक है, लैम्डा वाली कहानी, ठीक है, याद आ रहा होगा, इंटर में ऐसे ही करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 3 1 एंड नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग दीस पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है। ठीक है, उसी लाइन पर, हाँ, नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस, उसी लाइन के नॉर्मल है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन निकालना जिस पॉइंट होकर पास भी करता है। तो कंडीशन होती है, सवाल पढ़ते हैं ढेर सारी कंडीशन होती है, प्लेन का इक्वेशन याद होना चाहिए, लाइन का इक्वेशन याद होना, दो लाइन को ज्वाइन करने पे क्या डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज निकलते हैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, उनका सोल्यूशन देखते चलिएगा। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल ओपन रहेगा एग्जाम में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस, दो पॉइंट दिए हुए हैं और परपेंडिकुलर है इसी प्लेन के, इन दोनों से पास करने वाला उस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 2 3 -4 and 1 -1 3 एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इससे पास करता है इन दोनों पॉइंट से। क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा मैंने कैसे इसका प्रोवाइड कराया सोल्यूशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स x + y + z, हाँ, इक्वल टू 6 एंड दिस प्लेन। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा वो और इस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन मुझे निकाल के दिखाना है, तो इसका सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिया हुआ है एंड इज परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, हमें दो प्लेन दिए हुए हैं, दिखाना है कि जो इनसे पास करने वाला प्लेन होगा इनके परपेंडिकुलर होगा। सो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो और उससे पास करता हो उस प्लेन का इक्वेशन यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन का मतलब आसानी से समझ जाओ। सो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू, देखो प्लेन बहुत इंपॉर्टेंटली, तो प्लेन से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आगे। प्लेन पढ़ लिया, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लिया, प्रोजेक्शन पढ़ लिया, स्फीयर कोन सिलेंडर पढ़ लो, स्फीयर कोन सिलेंडर पढ़ लो, आगे इधर प्लेन पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया और उधर से आपको डायरेक्शन कोसाइन और प्रोजेक्शन पढ़ना है, बस ज्योमेट्री में आपको इतनी ही चीजें पढ़नी है। ठीक है, आगे चल, देखिए स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन में आपको क्या करना है, लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म बताया हुआ है। सिमेट्रिकल फॉर्म कुछ नहीं, सिमेट्रिकल फॉर्म क्या है, x - x1/अल्फा है, y - y1/बीटा है एंड z - z1/ कितना है, गामा है। ठीक है, यही इसी सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप कर सकते हैं। ठीक, अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम, परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट दिस, अच्छा एक पॉइंट छूटा हुआ है, चलो मैं मेंशन कराते हैं, इस पीपीटी को वहां अपलोड करा करेक्शन करा देंगे। ठीक है, टू द लाइन, ये लाइन दी हुई है। ठीक, ये लाइन हमें पता है पहले से, ठीक, लाइन पता है। एंड ऑब्टेन इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है दिस इज परपेंडिकुलर लाइन एंड दिस इज लास्ट कोऑर्डिनेट, ये फुट निकालना है। भाई कोई लड़का खड़ा है इस तरीके से, लड़का खड़ा, उसका फुट यही है ना, तो लाइन का फुट भी क्या होता है, लास्ट वाला पॉइंट होता है। अभी इसी पे क्वेश्चन बनता है इमेज का। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन किसका बनेगा, इमेज का क्वेश्चन बनेगा, वो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, फाइंड द इक्वेशन थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास करे, ऐसे किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है हमें। ठीक है, तो पैरेलल होगा तो भाई पैरेलल का कंडीशन कोई, चलो कोई बात नहीं, सारी चीजें याद ही हैं।
फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन। तो जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो इसका ये मतलब होता है कि उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के दिखाना है। पूछा हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट दिस एज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू 2 - 3 5 विच इक्वल्स एंगल विद द एक्सिस, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ बराबर आ रही थी। ठीक है, मैंने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा है, सोल्यूशन को देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द लाइंस, दो लाइन दिया हुआ है, दोनों कोप्लेनर है। ठीक है, क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में बनी हुई लाइंस हैं। जैसे दो लाइन में यहाँ बनाऊं, दो लाइन यहाँ बनाओ, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, देखो मैंने एक ही प्लेन में बनाया हुआ, इसलिए दोनों लाइन कोप्लेनर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, ये जो प्लेन उनको कंटेन कर रहा है इस प्लेन का इक्वेशन बताना है। क्वेश्चन इस तरीके से ही बन सकते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको जो प्रोवाइड कराया है वो मॉडल क्वेश्चन हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू वही हो, कुछ चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा, तरीका यही होगा जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। सो दैट द लाइंस, दो लाइन दी हुई हैं, ठीक है, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, इसको पहले सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आर कोप्लेनर, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, उनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या होगा और जिस प्लेन में वो लाइन कंटेन हो रही होंगे उनका प्लेन का इक्वेशन भी निकालना है, क्योंकि वो कोप्लेनर है। ठीक है, क्योंकि वो कोप्लेनर है। आगे देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर, मतलब वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के दिखाना है। तो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी देखिएगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन, हाँ देखो टू लाइन, द क्या लाइन दी हुई है हमें। फाइंड ऑल्सो इट्स इक्वेशन एंड द पॉइंट इन विच इट मीट्स द गिवन लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन दी गई हैं। फाइंड ऑल्सो इट्स इक्वेशन एंड द पॉइंट इन विच इट मीट्स द गिवन लाइन, सही बात है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, जो पॉइंट भी निकालना है जिससे ये मीट करती हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन तो निकालना ही निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के बाद लाइन का इक्वेशन भी निकालना है। अब देखो आ गया क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट हमारे पास है, इस प्लेन में लाई करता है, जैसे मान लो हमारे पास यही प्लेन है। ठीक है, ये ऐसा है, इसका इमेज निकालना है, मतलब ये वाली, ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस तरीके से रखा हुआ है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा जस्ट नीचे, इमेज बनेगा जस्ट नीचे, तो हमें ये वाली इमेज वाली लाइन निकालनी है। ठीक है, इसका इमेज निकालना है, कोई पॉइंट पी यहाँ रखा हुआ है तो इसका इमेज बनेगा यहाँ पी डैश, हमें पी डैश निकाल के दिखाना है। वहाँ मैंने निकाल के आपको दिखाया है, देखिएगा कैसे निकाला हुआ है। ठीक है, अगला स्फीयर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बाद अब स्फीयर। ठीक, स्फीयर के बाद देखिए स्फीयर में क्या है, स्फीयर है, रेडियस के है, passes through the origin and meets the axis in ABC. Prove that the centroid of the triangle ABC lies on this sphere. इसी स्फीयर पर लाई करता है सेंटर, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहाँ प्रोवाइडेड है, देखिएगा क्वेश्चन छोटा है, ये आसान है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC, प्लेन है ABC जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, मीट्स द एक्सिस OX OY OZ इन ABC का, हाँ एट ABC होगा रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC का, स्फीयर का रेडियस निकालना हुआ है हमें। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको निकाल के दिखाना है। जैसे यहाँ देखिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना विच पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड द सर्कल, जो इस सर्कल से पास करता है, सर्कल से पास करता है, अल्फा बीटा, हाँ सर्कल से पास करता है और अल्फा बीटा गामा से भी पॉइंट से पास करता है, तो स्फीयर में निकाल के दिखाना है। स्फीयर 3D शेप का है, तो चीज़ें आपको निकाल के दिखानी है। यहाँ क्या, फाइंड द पॉइंट इन द, हाँ फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक है, दो लाइन देना चाहिए था, गड़बड़ है कुछ, दो लाइन देना चाहिए था। चलो इस क्वेश्चन में करेक्शन कराता हूँ, ये गड़बड़ लग रहा है कुछ, इसमें होगा मिस्टेक हो जाती है भाई, कोई बात नहीं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर दैट पासेस थ्रू द सर्कल, इस सर्कल से, हाँ देखो सर्कल के इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, एंड कट्स द स्फीयर दिस ऑर्थोगोनली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर दैट पासेस थ्रू द सर्कल, इस सर्कल से पास करता है, एंड कट्स द स्फीयर, इस स्फीयर को कट करता है, ऑर्थोगोनली कट करता है। इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, आप देखिएगा, बारी बारी से देखते चलना। हालांकि देखो बोर होने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री अपने में एक टफ टॉपिक है। अगर आप इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन बस लगा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, रटो चाहे कुछ भी करो, रटने का कॉन्सेप्ट ये भी नहीं कि सेम क्वेश्चन आए तो आप वही जो रटा हुआ उसको पूरा टेप के आ जाए, तो वो वाला काम नहीं करना है। मतलब जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उस क्वेश्चंस का मेन उद्देश्य यही है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस का आइडिया लगना है बस, मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं करूंगा कैसे। ठीक है, टॉपिक क्या होने वाली है, कैसे कहानी आगे बढ़ने वाली है, उस तरीके से। टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 ऑर्थोगोनली, कट ऑर्थोगोनली, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे यूपी कॉलेज से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, यूपी कॉलेज से बिलोंग करते होंगे, वो
इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला कोन आते हैं। कोन में क्या है, कोन में ज़्यादा कुछ चीज़ें मैंने मेंशन नहीं कराई हैं। कोन में बहुत सिंपल है, कोन और सिलेंडर काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा एंड गामा एंड बेस दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, कोन निकालना है, z इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका भी सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, देखिएगा सॉल्व किया हुआ है सब कुछ वहाँ पे। पूरा सोल्यूशन आपको इस पेपर का वही टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्रूव दैट द इक्वेशन, हाँ इक्वेशन जो ये दिया हुआ है कह रहा है कि कौन रिप्रेजेंट करेगा अगर ये कंडीशन काम करती है तो। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुच्चा सा है बिल्कुल। हमें इक्वेशन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, एक कौन रिप्रेजेंट करेगा अगर ये कंडीशन काम करती है तब वो एक कौन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड बेस इज दिस। देखो बेस चेंज हो गया, वहां पैराबोला बेस था, यहाँ सर्कुलर बेस हो गया है। ठीक है, यहाँ बेस चेंज हो गया है। तो अब इस तरीके से कोन का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा। सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर में फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस 2 है और जिसकी एक्सिस ये है। सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए कि एक्सिस चाहिए। उसी रेडियस से पढ़ के घुमा दोगे तो सिलेंडर जनरेट हो जाएगा। तो वही चीजें दी गई, रेडियस दिया हुआ है, लाइन दी गई, तो सिलेंडर का इक्वेशन कैसे निकालोगे। ठीक, अभी यहाँ दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज दिस एंड रेडियस इज दिस। देखो एक्सिस दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है सिमेट्रिकल फॉर्म में, x/2 दिया हुआ है, y/6, z/6 एंड रेडियस इज 4, रेडियस 4 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको स्फीयर कोन सिलेंडर वाले टॉपिक्स भी क्लियर कर लेनी है। स्फीयर कोन सिलेंडर प्लेन स्ट्रेट लाइन लिख लो ऐसे, स्फीयर कोन सिलेंडर प्लेन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन कोसाइन प्रोजेक्शन। इतने क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए, 60 टॉपिक से क्वेश्चन ज्योमेट्री में आपने लगा लिए, तो आप बीएससी सेकंड सेम की मैथमेटिक्स के पेपर में बढ़िया करके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर कहीं जाने नहीं है। जो 1-2 क्वेश्चन ऊपर से आएंगे वो और वाले आएंगे, उनके ऑप्शन में भी आप यही सबको ज़्यादा अच्छा कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बीएससी मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर रहा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस के कलेक्शन किए गए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए भी मिल सकते हैं। ठीक, ये सारा मैंने मैट्रिसेस का कराया था, क्वेश्चंस तो ज़्यादा ही हैं। ठीक, इतने, लेकिन इतने भी बुक से करोगे तो फिर फंसोगे, क्योंकि एग्जाम में उतना समय बचा नहीं है। एग्जाम में उतना समय बचा नहीं कि आप बुक से लेकर बैठें और बुक से एक टॉपिक कंप्लीट करें। मैंने जितने क्वेश्चन दिए इतने ही करो, इतने ही सफिशियंट है, इतना करके एग्जाम में जाओ, फिर आके हमसे मिलना। ठीक है, तो चलिए इसका जो सोल्यूशन है इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, उसमें देखिएगा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी फिजिक्स के सोल्यूशन वहाँ दिए गए हैं, फिजिक्स का मॉडल पेपर भी आपको वहाँ दिया गया है, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर और बायोलॉजी जूलॉजी के लिए भी हम बात कर लेंगे, बॉटनी जूलॉजी का क्या है, वो भी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और गेस्ट पेपर के साथ। टिल देन टेक केयर।